So we will move to the next question. Next question is, when rainfall intensity is greater than infiltration capacity, the excess water contributes to. तो बोल रहा है कि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज़्यादा होगी तो एक्सेस वाटर किसको कंट्रीब्यूट करेगा. तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं. मान लो रेनफॉल है 15 और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है 10. इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी माने क्या कि सॉइल कितना परकोलेट हो रहा है डीपर लेफ्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल में, कितना मतलब वाटर परकोलेट हो रहा है डीपर लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल में. तो अब देखो रेनफॉल ज़्यादा है 10 है तो कितना बच गया 5 बच गया. तो ये 5 वाटर क्या आएगा बाहर आएगा और बाहर मतलब सरफेस पे आएगा. तो सरफेस वाले वाटर को हम क्या बोलेंगे सरफेस रन ऑफ बोलेंगे. तो ये वाला क्वेश्चन पूरा कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल डिमांड है क्वेश्चन की पूरी. मतलब अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियर हो तो कर दोगे, नहीं तो फिर अगर नहीं है तो फिर कोई परकोलेशन मार देगा या फिर कोई ग्राउंड वाटर रिचार्ज मार देगा. तो ये दिस क्वेश्चन डिमांड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन AB is 28 degree 30 second east. Calculate the true bearing of the declination is this. तो ये पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कंसेप्ट चाहिए. अगर आपको ट्रू बियरिंग निकालना है तो अगर आपको पता है कि मैग्नेटिक बियरिंग दी है और डिक्लिनेशन कुछ में दिया है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन. अब डिक्लिनेशन ईस्ट में होता है तो प्लस होता है और वेस्ट में होता है तो नेगेटिव होता है. तो आप उसके हिसाब से अब देख लो. अब यहाँ पे क्या दिया है डिक्लिनेशन वेस्ट में है तो हम नेगेटिव कर देंगे तो 28 डिग्री और ये 7 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21 डिग्री आएगा. अब इससे हम ये सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से कि सर्वेइंग लेवलिंग के जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं इस यूपी में ये पूरा न्यूमेरिकल बेस पूछा है हमने. तो सर्वेइंग लेवलिंग हम पढ़ेंगे तो एई में जनरली क्या है कि हम न्यूमेरिकल्स देखते नहीं है ना. तो बट हम सर्वेइंग लेवलिंग अगर पढ़ेंगे एई के लिए तो उसमें न्यूमेरिकल्स वाले चीज़ें भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ईजी होते हैं. सिर्फ उसमें प्लस और माइनस लगा रहता है. तो अगर प्लस माइनस लगा रहेगा तो वो अगर मेरा कंसेप्चुअल अच्छा आएगा तो मैं प्लस कहाँ लग रहा है माइनस कहाँ लग रहा है वो मैं देख सकता हूँ और वो समझ सकता हूँ. तो ये इससे लर्निंग है 62 नंबर क्वेश्चन से. दूसरा करते हैं कि व्हाट विल बी 63 क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क ऑन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेट. अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है वाटर शेड का. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वाटर शेड का होता है कि जो वाटर शेड है मेरा ये, तो इस वाटर शेड पे फारदेस्ट पॉइंट से आउटलेट तक जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. अब ये फारदेस्ट पॉइंट से आउटलेट तक आया तो ये मैक्सिमम टाइम नहीं होगा क्या, मैक्सिमम टाइम ही होगा. तो उसको हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं. तो बोल रहा है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का क्या फर्क होगा. अब देखो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फ्रेम किया. मतलब जिसने भी फ्रेम किया है वो मतलब अल्टीमेट लेवल का सोचा है और वो स्टूडेंट को भी इसमें रैशनल थिंकिंग कराया है. अब मुझे बताओ मैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करूंगा तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में क्या कर सकता हूँ. मान लो मैं वाटर शेड में कंटूर बंडिंग कर सकता हूँ, ग्रेडेड बंडिंग कर सकता हूँ, टेरेसिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं. ग्रेडेड बंडिंग, टेरेसिंग, क्रॉप रोटेशन वाला कंसेप्ट लगा दूंगा, मल्चिंग कर दूंगा, फिर टीलेज कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ मैं. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क जितने भी कर सकता हूँ मैं लगा लूंगा. बट उससे होगा क्या, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क काम क्या करते हैं. मान लो एक देखते हैं अपन, किसी का भी देखोगे तो सेम ही रीजन सेम ही आंसर आएगा. मान लो आई विल स्टिक टू वन थिंग, कंटूर बंड. ठीक है, लेट सपोज आई हैव चूज कंटूर बंड. अब कंटूर बंड क्या करता है, सबको पता है कि कंटूर बंड क्या करता है वाटर स्टोर करता है. अब वाटर स्टोर करता है तो क्या है कि मान लो वाटर आया तो कंटूर बंड क्या करेगा वेलोसिटी को रोकेगा. और वेलोसिटी को रोकेगा तो क्या है कि इन्फिल्ट्रेट होने का परकोलेशन करने का टाइम मिलेगा. तो टाइम मिलेगा तो क्या होगा कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो फारदेस्ट पॉइंट जो आ रहा है और आउटलेट तक जा रहा है तो इनको टाइम मिलेगा, ये रोकेगा, इरोजिव वेलोसिटी या रन ऑफ वेलोसिटी को कम करेगा. तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मेरा कम नहीं होगा. मतलब मान लो पहले 30 मिनट आ रहा है तो 25 मिनट आएगा तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तो ऐसा रैशनल थिंकिंग आप कर नहीं सकते ना. अभी आप घर पे बैठे हो, फ्री बैठे हो, एकदम फ्री माइंड से बैठे हो. जब प्रेशर में ये क्वेश्चन आप करोगे ना आप नहीं कर पाओगे. आप क्या इंक्रीज लगा दोगे, रिमेन सेम लगा दोगे, आप गलत ही करोगे ना, मैक्सिमम चांसेस गलत करोगे. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना तो उसको लिंक करो. और लिंक करने से क्या होगा कि अगर वो 3-4 चीज एक साथ आपको मिक्स करके माइंड में दे रहा है ना तो चांसेस रॉन्ग करने के बहुत कम हो जाते हैं. तो लर्निंग यही है इस क्वेश्चन से और पूरा कंसेप्चुअल डिमांड वाला क्वेश्चन है. दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड वेयर वी इज दिस, ए इज दिस. मतलब वी वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन है, ए इज द एरिया ऑफ एक्सकेवेशन, बी इज द एरिया ऑफ एक्सकेवेशन एट मिड डेप्थ, सी इज द एरिया ऑफ एक्सकेवेशन एट बॉटम ऑफ पॉन्ड. अब ये जो क्वेश्चन है फार्म पॉन्ड से है.
फार्म पॉन्ड हम जब पढ़ते हैं तो फार्म पॉन्ड में हम क्या देखते हैं, अर्थवर्क एस्टिमेशन करते हैं, और अर्थवर्क एस्टिमेशन में मेनली 3 फॉर्मूले याद करते हैं और कुछ करते ही नहीं, क्योंकि फार्म पॉन्ड्स का बेसिक तो हमको पता ही रहता है कि फार्म पॉन्ड क्या करता है, इवन कोई भी बता सकता है। तो फार्म पॉन्ड में याद करने की क्या चीज़ होती है, फार्म पॉन्ड में याद करने की चीज़ होती है कि कौन-कौन से फॉर्मूले हैं और वो कब यूज़ किए जाते हैं। तो अब जनरली अब मान लो मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा सपोज कर रहा हूँ मैं, मुझे तो आ रहा है बट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो आप है ना इसमें यूनिट बैलेंस करो, और जनरली किसी फॉर्मूले में अगर वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है तो वो डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट बैलेंस से ही डिराइव हुआ ना, वरना वो फॉर्मूला डिराइव ही नहीं होता। तो मुझे आप ऊपर बताओ, ये वाला है, ये यहाँ पे +4 लग गया ना, तो ये यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा ना सारे पे, है ना, ये इनटू है डिवाइड बाय v, ये यहाँ पे 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि a + 2b + 4c, मतलब ये ऊपर वाला एरिया है, मिड वाला एरिया है, बॉटम वाला एरिया डिवाइडेड बाय 6 इंटू डेप्थ। तो ये इंटू डेप्थ, तो ये हमारा पूरा क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ होता है। तो यहाँ पे देखो कितनी यूनिट है, ऊपर ऊपर कितनी यूनिट है 6, और डिवाइड कितने से किया है 6, तो ये हमारा मैच हो रहा है, हो रहा है। नीचे आप देखो 4 5 6 6 है ऊपर यूनिट और नीचे 4 है, क्या हमारा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर देखो यूनिट 3/3, ये मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है। ये यहाँ कितनी यूनिट है 6 और 6, ये मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इससे आप यहाँ एक एलिमिनेट कर सके आप ऑप्शन, ठीक है, एक एलिमिनेट आपने कर दिया, बट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे सारे खत्म हो जाएंगे बट नहीं हुए। इसके लिए जिसने भी ऑप्शन डिजाइन किए हैं वो बहुत दिमाग वाला है जब भी वो पेपर सेट कर रहा है। बट अगर कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसने बहुत ईजी बनाया तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जनरली ये फॉर्मूला आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपको प्रिज्मोइडल फार्मूला का डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है और पूछ लिया है कि अर्थवर्क एस्टिमेशन में प्रिज्मोइडल फार्मूला का क्या होता है। तो a + 2b + 4c/6 ये होता है। ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हाँ ये तो मिसमैच है, तो इसका आंसर क्या हो गया, a + 2b + 4c। ओके, द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड पर बर्ड इन पोल्ट्री हाउसेज वेरीज विथ साइज ऑफ ब्रीड, क्लाइमेटिक कंडीशन, नंबर ऑफ बर्ड्स हाउस टुगेदर। अभी जनरल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा अगर वो थोड़ा सा सोचता है। तो वो बोल रहा है कि कोई भी पोल्ट्री हाउस में है कि आपको फ्लोर एरिया डिजाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ ब्रीड पे भी डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ बर्ड्स पे भी डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ ब्रीड, मान लो कोई ब्रीड छोटा हो, कोई बड़ा ब्रीड हो, उसका साइज बड़ा हो, उसका डायमेंशन एरिया ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे पोल्ट्री हाउस का साइज चेंज हो जाएगा। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, मान लो वार्म में क्या है, कोल्ड में क्या है, कोल्ड में अगर हम छोटा भी कंडीशन रखेंगे तो मैनेज हो जाएगा, बट वार्म में क्या है कि थोड़ा बड़ा साइज रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशनल स्पेस देना पड़ेगा। और नंबर ऑफ बर्ड, आप किसी भी केज में रख रहे हो तो नंबर ऑफ बर्ड उसके साइज और उसके शेप के हिसाब से होंगे, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो पूछ रहा है कि किस किस पे डिपेंड करेगा, तो तीनों पे करेगा। द प्रेशर एट द फेरेटिक लाइन ऑफ अर्थ डैम इज, अब पूछ रहा है कि अर्दन डैम है तो अर्दन डैम पे जो फेरेटिक लाइन पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। तो अभी अर्दन डैम वाला क्वेश्चन है, इसमें सीपेज एनालिसिस में हम अर्दन डैम पढ़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि अर्दन डैम आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि फेरेटिक लाइन क्या होती है, सीपेज लाइन क्या होती है, और सीपेज होता ही क्यों है, और सीपेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फिर फेरेटिक लाइन के नीचे क्या होता है, फिर ऊपर क्या होता है। फिर हम इसमें फेरेटिक लाइन में सीपेज का एस्टिमेशन करते हैं फ्लो नेट थ्योरी से। तो फ्लो नेट थ्योरी भी आप देखो, फ्लो नेट थ्योरी भी आप देखो, तो जो फेरेटिक लाइन का जो प्रेशर है वो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द यूएसएलई इज यूज्ड टू कंप्यूट। अब यूएसएलई क्या है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अगर जिसने भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ा होगा या एई के लिए प्रिपेयर करा होगा तो ये हर एक एई में पूछते हैं, तो ये हर कोई कर लेगा। तो क्या क्या ऑप्शन में दिया है, सेडिमेंट डिपोजिशन, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, गली इरोजन और नन ऑफ द अबव। तो ये एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। अब इस यूएसएलई को, इस क्वेश्चन से क्या सीखना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि जो यूएसएलई इक्वेशन है वो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के साथ जितने भी जो पैरामीटर है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर इनके फॉर्मूले क्या है, फिर इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन पढ़ोगे आप तो लिमिटेशन पढ़ने से क्या होगा, पीछे की जो भी आपने इसका लिमिटेशन है उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, और फिर इसका कुछ मॉडिफिकेशन आया होगा तो वो क्यों आया, तो पूरा लिंक हो जाएगा। तो ये ऐसे पढ़ना है यूएसएलई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड यूज फॉर वेल डेवलपमेंट इज नोन एज, क्या उसको क्यूरिंग बोलते हैं, सर्जिंग बोलते हैं, कॉफरिंग बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। तो वेल डेवलपमेंट जनरली क्या होता है कि आप वेल को डेवलप कर रहे हो, तो वेल को कैसे डेवलप किया जाएगा, भाई वेल को मैं डेवलप क्यों कर रहा हूँ, वेल को मैं इसलिए डेवलप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल सके। और मुझे मैक्सिमम डिस्चार्ज क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा क्रिटिकल फैक्टर वही है, क्योंकि मुझे पानी चाहिए ना इरिगेशन के लिए, तो क्रिटिकल फैक्टर यही है। तो वेल डेवलप्ड में क्या क्या आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो इस पर डिस्चार्ज इंक्रीज करने की बहुत सारी मेथड्स होती है, तो वो मेथड होती है सर्जिंग। अब मैं सर्जिंग को पूरा
पढ़ाऊंगा तो वो सही भी नहीं रहेगा। बट सर्जिंग में एक्चुअली क्या करते हैं कि बहुत सारे पाइप के अराउंड बहुत सारे पोर्स जनरेट हो जाते हैं या फिर बहुत सारे पार्टिकल जनरेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि डिस्चार्ज अगर नीचे से हम सक्शन बना के ऊपर वाटर को लेके जा रहे हैं तो ये जितने भी जो पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए, यहाँ पे सेडिमेंट में जमा हो गए, ये फ्लो रेट को स्टॉप करते हैं और फ्लो रेट के स्टॉप से क्या होता है, डिस्चार्ज कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सर्जिंग मेथड में क्या करते हैं, हम एक कंप्रेशन एयर लगाते हैं और इससे इन पार्टिकल्स को हम ब्रेक कर देते हैं। तो क्या होता है, पार्टिकल हट जाएंगे तो जैसे डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये सर्जिंग मेथड है। अब वेल डेवलपमेंट से आपको क्या सीखना है कि वेल डेवलपमेंट में हम कौन कौन सी मेथड करते हैं, केसिंग क्यों करते हैं, फिर वेल लॉग क्यों बनाते हैं, वेल लॉग में फिर सी एनालिसिस कैसे किया, तो ये सब भी देखना है इसके साथ आपको वेल डेवलपमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्च एक्वीफायर जनरली अकर्स। अब मैंने आपको भी अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर का ऊपर क्वेश्चन आया था कि कन्फाइंड एक्वीफर परमिएबल, अपर परमिएबल लेयर कहाँ होती है, इम्परमिएबल लेयर कहाँ होती है। तो देखो इसने कन्फाइंड एक्वीफर का एक क्वेश्चन बनाया और उसमें कोई स्पेसिफिक टर्म ले ली जो हमने देखी नहीं होगी और किसी को याद नहीं होगी। तो पर्च एक्वीफर क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर है जो अबव द वाटर टेबल होता है। मतलब मान लो ये मेरी वाटर टेबल है तो इसके, ये मेरी वाटर टेबल है तो इसके ऊपर कन्फाइंड एक्वीफर है और यहीं से हमको वाटर मिल जाता है। हम यहाँ से बोरवेल लगाएंगे और वाटर खींच लेंगे तो यहीं से हमको वाटर मिल जाता है। तो जनरली अकर्स अबव वाटर टेबल। द सॉइल मॉइस्चर has a moisture content 20% on a weight basis, what will be the moisture content on a dry basis। अब dry basis में moisture content क्या होगा, हम सब पढ़ते हैं कि moisture content dry basis पे ज़्यादा होता है और wet basis पे कम होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है moisture content on dry basis is equals to moisture content on wet basis 100% प्लस moisture content on wet basis। तो ऊपर कितना दिया है 20, नीचे कितना हो जाएगा 120। तो 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 पॉइंट समथिंग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 16। फिर आगे बोल रहा है कैनाल इज अ 10 किलोमीटर लॉन्ग हैज एन एवरेज सरफेस विथ, ये कैनाल है मेरी, इसका विड्थ दिया उनने, कितना दिया है 10 किलोमीटर, 10 मीटर सॉरी, और लॉन्ग कितनी है कैनाल 10 किलोमीटर लॉन्ग है। अब बोल रहा है कि इवोपरेशन क्लास ए से मैंने मेजर किया तो वो कितना आया 0.5 सेंटीमीटर पर डे। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेटिंग पर डे, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट होगा। तो ये इवोपरेट आपसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इवोपरेट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना इवोपरेट हुआ है, निकाल लो आपकी, पहले तो एरिया इसका निकाल लो कैनाल का एरिया कितना है 10 मीटर इंटू 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, कितना हो गया 10⁵ और ये मेरा मीटर क्यूब हो गया 10⁵ इंटू 1। अब ये एक डे में कितना इवोपरेट हो रहा है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया इंटू डेप्थ से, ये मेरा एरिया है। ओके, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू इवोपरेशन और डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो 10⁵ इंटू 0.5 सेंटीमीटर पर डे। तो ये कितना हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 500 मीटर क्यूब पर डे। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो गया ना। अब हमने जिसने भी इसको, मतलब ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, ये मतलब वही कर सकता है जिसको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हो और वो समझ रहा है क्वेश्चन को कि भाई ऐसा होगा। अब मुझे बताओ, इसने बता दिया कि क्लास ए पेन से इतना हुआ, बट क्लास ए पेन में हम क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं ना, पेन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें इवोपरेशन वैल्यू मिलती है तो करेक्शन फैक्टर कितना होता है, इवोपरेशन पेन कोफिशिएंट कितना होता है 0.7। तो 500 को आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आंसर आएगा। तो 500 इंटू 0.7 कितना होता है 350 मीटर क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको एग्जाम में रेस में ऊपर लेके आते हैं। और एग्जाम में रेस में ऊपर आना है तो कैसे ये होगा, मैं पूरा उसको एकदम अच्छे से पढ़ूंगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ूंगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ में भी मैं हड़बड़ नहीं मचाऊंगा ना। यहाँ अगर मैं हड़बड़ मचा देता तो मैं 500 टिक कर दूं और 500 ऑप्शन में दिया है। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपसे मतलब वो क्वेश्चन से प्ले करते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे और लर्निंग यही है इस क्वेश्चन से। साथ में अगर किसी को पेन इवोपरेशन वाला कंसेप्ट पता नहीं है तो वो पेन इवोपरेशन वाला कंसेप्ट देख ले। साथ में पेन इवोपरेशन में आपको हाइट भी याद रखनी है, डायमीटर भी याद रखना है और पेन कोफिशिएंट भी रखना है, फिर कौन सी शीट इसमें यूज की जाती है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं और एक कंसाइज नोट्स में बना लेना है इसको, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। द रिमूवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बाय बोर होल थ्रू पंपिंग इज, उसको कौन सा ड्रेनेज बोलेंगे, क्या उसको मोल ड्रेनेज बोलेंगे, वर्टिकल ड्रेनेज बोलेंगे, सरफेस ड्रेनेज बोलेंगे या फिर बायो ड्रेनेज बोलेंगे। अब ये पूरा कंसेप्चुअल है, जिसको पता होगा ड्रेनेज सबको पता है। बट अब बोर होल से आप रिमूव कर रहे हो तो ड्रेनेज किससे रिमूव हो रहा है, वर्टिकली रिमूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं रहा है, तो वर्टिकल ड्रेनेज बोलेंगे। सरफेस ड्रेनेज ऊपर वाला ड्रेनेज होता है, या नीचे की बात करें तो आंसर खत्म हो गया। और मोल ड्रेनेज क्ले सॉइल के लिए यूज करते हैं और मोल ड्रेनेज वहाँ यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको बनता है, तो वो उसमें बोर होल हो ही नहीं रहा है।
और बायो ड्रेनेज प्लांट वाला होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिकल ड्रेनेज। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ओपन वेल टू गिव अ यील्ड ऑफ 314 लीटर पर मिनट, द वर्किंग डिप्रेशन हेड इज 1.5 मीटर, एक्वीफर सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स एंड डिस। अब ये क्वेश्चन अधूरा है शायद तक, क्योंकि आगे एक्वीफर सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स एंड आगे भी कुछ वैल्यू दी होगी, क्योंकि एरिया कुछ दिया होगा मान, तो ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन को हम अभी रहने दे रहे हैं, क्योंकि पूरा वैल्यू नहीं है इसमें, प्रिंट नहीं हुआ होगा वो, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल इज यूजुअली मूव थ्रू सॉल्टेशन इन विंड इरोजन। ठीक है, अब वो आपसे विंड इरोजन नहीं पूछ रहा है कि विंड इरोजन क्या होता है, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जो पढ़ रहा है उसको भी पता है। वो विंड इरोजन में एक्चुअली इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन, डी अटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में 3 फिनोमेना होते हैं, सस्पेंशन, सॉल्टेशन, सरफेस क्रीप। और सस्पेंशन में क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जिनका साइज लेस देन 0.1 होता है। फिर दूसरा 0.5 से 0.5 mm होता है, और तीसरा सरफेस क्रीप वाले 0.5 से 1 mm या 0.5 से 2 mm वाले होते हैं। तो सॉल्टेशन वाले पार्टिकल्स की साइज आपसे पूछ लिया। अगर आपने ये फैक्ट याद नहीं किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, अभी आपसे सॉल्टेशन पूछ रहा है, बट आपसे पूछ लेगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन में जो फिनोमेना हो रहे हैं, सस्पेंशन, सॉल्टेशन, सरफेस क्रीप, तो इनका मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे और समझेंगे उसको। तो क्या है आंसर, 0.05 से 0.5 मिलीमीटर डायमीटर। The 2-hour unit hydrograph is having 50-hour base period. To derive constant discharge in the S curve, following number of 2-hour unit hydrogram has to be added by respective lagging. अब S curve हम क्यों यूज करते हैं, S curve हाइड्रोग्राफ हम इसलिए यूज करते हैं कि हम डिस्चार्ज का सेचुरेशन पता करें कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कहाँ पे सेचुरेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, एक हाइड्रोग्राफ दिया है, उसका बेस पीरियड 50 दिया है। तो वो बोल रहा है कि मुझे कितने एस कर्व लगेंगे ताकि मेरा सेचुरेशन मिल जाए। मुझे सेचुरेशन जनरली क्या होगा, एस कर्व का हाइड्रोग्राफ क्या होगा, बहुत सारे हाइड्रोग्राफ को दिए होंगे, एक ही हाइड्रोग्राफ है, फिर एक ही हाइड्रोग्राफ है। ऐसा हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे और मुझे एक सेचुरेशन डिस्चार्ज मिलेगा। सेचुरेशन डिस्चार्ज मतलब मान लो अभी 5 मिल रहा है, 10 मिला है, 15 मिला, बट एक टाइम के बाद क्या है कि 15 ही मिलेगा आपको। तो सारे हाइड्रोग्राफ को मैं ऐड करूंगा ना, तो एक टाइम के बाद जो मेरा एस कर्व का जो कर्व होगा वो ये वाला प्रोफाइल फॉलो करेगा। तो कितने मुझे हाइड्रोग्राफ लैग करने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जितना बेस पीरियड होगा और जितने से मुझे लैग करने हैं उतने ही मुझे हाइड्रोग्राफ लगेंगे। तो 50/2 25। ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको एस कर्व पता होगा तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर साथ में इसमें एस कर्व का डिस्चार्ज भी होता है, कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2.78 A/D। ए भी एक यूनिट में होता है, डी भी एक यूनिट में होता है, तो ये आपको देखना है। और एस कर्व का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना है, इसी क्वेश्चन से यही लर्निंग है। M25 ग्रेट कॉन्क्रीट्स विद कंपोजिशन ऑफ 112 अटेंड्स द स्टैंड ऑफ 28 डेज। अब ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, और ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल है। हम हमारे सेमेस्टर में सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं, और सेकंड ईयर में बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ रहे हो तो जनरली सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। तो बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ भी लोगे तो मान लो अभी आप किसी ने आपको याद भी करा दिया, ठीक है, एज ए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बता रहा हूँ मैं, किसी ने आपको याद भी करा दिया, ठीक है, अभी याद भी करा दिया कि मान लो सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का रेशियो है 1:3:4। किसी ने अभी याद करा दिया और आपको अच्छा लगा, ठीक है। बट क्या है कि एग्जाम 1 महीने में तो नहीं हो रही ना, एग्जाम का टाइम 3 महीना होता है, 4 महीना होता है, और आपको साथ में बहुत सारे कवर भी करने हैं, तो आपको याद नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, मतलब मैं बहुत एक वाइज एडवाइस दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि आप पहले इसको टिक मार्क डाल दो, और ऐसे क्वेश्चन को आप क्या है कि लास्ट के जब 15-20 दिन बचे ना, जब इसको आप याद करना। और जनरली आपको याद ही करना पड़ेगा ना, आप याद नहीं करोगे तो कैसे बताओगे स्ट्रेंथ। तो ये M25 क्या दिखा रहा है पता है, ये M25 आपको बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये 25 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसमें ये सीमेंट का कंपोजिशन है, सैंड का कंपोजिशन है, और एग्रीगेट मतलब ग्रेवल का कंपोजिशन है, और वो 28 डेज में स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब लिखा नहीं, टाइप नहीं हुआ, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। अब 1 मेगापास्कल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगी इसके 25 ही लिखा है पीछे, तो 25 ही होगी। अब जिसने ये पढ़ा होगा कि M25 क्या डिनोट करता है, तो वो ये उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। बट क्या है कि हमारा दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी कवर करना पड़ता है, तो ये हो नहीं पाता है, तो ये क्वेश्चंस उस समय टफ हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को इजी करने के लिए ये जो मैंने तरीका बताया फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। द टोटल लेंथ एंड नंबर ऑफ लिंक प्रेजेंट इन गंटर चेन कितनी होती है। अब ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, वरना आप कोई सी भी चेन पढ़ लो,
अगर आपको नहीं पता तो नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चेन होती है, आप देखना, मैंने पिछले भी लेक्चर में बोला था, पिछले भी अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया तो उसमें बोला था कि आप रिवेन्यू देखेंगे, इंजीनियर्स देखना, मैट्रिक चेन देखना, फिर उसके लीस्ट काउंट देखना। तो जो गंटर चेन है उसमें होता है 66 फीट और 100 लिंक, और ऊपर उसने न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया आपको गंटर चेन में। द डायमीटर ऑफ बोरवेल इज यूजुअली, अब जनरली जो डायमीटर होता है बोरवेल का वो 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब यहाँ पे 10 भी दिया है, 15 भी दिया है, अब कमीशन क्या मानता है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी बोरवेल को। और ये डायरेक्ट देखो, आप क्वेश्चन नेचर देखो क्वेश्चन का, पूरा फैक्चुअल, पूरा फैक्चुअल। तो आप वेल पढ़ेंगे ना, तो वेल बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा जितना भी जो डेटा आ रहा है, टेबल आ रहा है, उसको घोट लेना है, तो क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। वरना अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर वो रह ही जाएंगे ऑप्शन। सारी टेबल बनाओ कि भाई ये कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, डायमीटर, ड्रिवन, डक कम बोरवेल, पंपिंग टेस्ट, सारी चीज देखनी है ना। इन अ बॉर्डर इरिगेशन मेथड्स ऑफ लूम सॉइल द इनफ्लो स्टॉप व्हेन द इरिगेशन वाटर कवर्स। अब पूछ रहा है कि हम बॉर्डर इरिगेशन करते हैं, तो बॉर्डर इरिगेशन में कब करता है कि आप ऐसे बॉर्डर्स बने रहते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो मेरा वाटर सोर्स यहाँ पे और मैं यहाँ पे इरिगेशन दे रहा हूँ, तो बोल रहा है कि लूम सॉइल, सॉइल में भी लूम बोल दिया, आपने को सैंडी नहीं बोला है ना, क्ले बोला है, लूम पूछ रहा है डायरेक्ट के। द इनफ्लो स्टॉप व्हेन द इरिगेशन वाटर कवर्स हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बॉर्डर लेंथ। तो बहुत सारे सोर्सेस में कोई बोलता है कि 85 to 90%, कोई बोलता है 60 to 70%, और कोई बोलता है 70 to 80%। तो इसमें भी एम्बिग्यूटी है क्योंकि डेटा मिसमैच करते हैं सारी बुक में। तो अब कमीशन जो मानेगा वो हम देख लेंगे, बट मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब इससे आपको क्या करना है, इसमें आपको बॉर्डर इरिगेशन में आपको देखना है कि कौन सी सॉइल में कितनी लेंथ होती है, क्ले में कितनी लेंथ होती है, सैंड में कितनी लेंथ होती है बॉर्डर में, फिर लूम में कितनी होती है, फिर इनकी स्लोप कितनी होती है बॉर्डर इरिगेशन में। ये आपको याद करना है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सारे। मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ कि क्या मतलब क्या कितनी चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है ना। अब स्पेसिफिक हीट पूछा है क्वेश्चन में। अब पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले ऐसे क्वेश्चन आप जब भी प्रैक्टिस करना जब आपकी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को करके भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक हीट का अब ये पंप का क्वेश्चन है, पंपिंग में जनरली स्पेसिफिक वाला चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेसिफिक हीट का जो वो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NS इज इक्वल टू N रूट क्यू H की पावर 3/4। तो अब ये जो फॉर्मूला होता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। अब मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ 1/450 और डिस्चार्ज यहाँ पे दिया है 0.03 की पावर हाफ, और H क्या है 3/4। अब इसको आप सॉल्व एग्जाम में नहीं कर सकते ना, इसको इसके लिए आपको कैलकुलेटर लगेगा। तो उसी एग्जाम में आप मेहनत करेंगे, वरना मत करना, इसको छोड़ देना। और जिसने भी ये किया होगा छोड़ दिया होगा, दिस क्वेश्चन डजंट मेक अ सेंस, मतलब ये कोई रैंकिंग फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये क्या है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 15.79। ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनर अच्छा हुआ, एग्जामिनर ने पहले से आपको वैल्यू दे दी कि H की पावर 3/4 की इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू है, तो इसमें आप क्या याद करेंगे कि Q को मैं किस यूनिट में रखता हूं। तो Q को मैं मीटर क्यूब पर सेकंड में रखता हूं, N मेरा आरपीएम में होता है और H मेरा मीटर में होता है। ये मुझे याद रखना है इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ इट्स। अब ये यहाँ पे बहुत इजी लग रहा है, पता है कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इजी है वैसे ये, बट एग्जाम में आप बैठ रहे हो और सोच रहे हो ना, इसको तो कंफ्यूज कर देगा। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होता है कि कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितने ड्यूरेशन में हुआ है, वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल वर्सेस इट्स ड्यूरेशन, वही हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। तो इंटेंसिटी किसके इनवर्स फंक्शन होता है, यहाँ पे दिख रहा है ड्यूरेशन। बट क्या है कि कभी बार क्या होता है कि जब स्ट्रेस होता है ना, तो आप अमाउंट भी देख लोगे कि हाँ जितना अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा बारिश हो रहा होगा उतना कम इंटेंसिटी हो जाएगा, तो ये अमाउंट पे भी इन्वर्स रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक इसका क्या बताया, मैंने इसको आपका कंसिक्वेंसेस बताया कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत शांति से किया जाता है, बहुत शांति से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं बहुत टफ बट होते हैं ईजी। तो वो एक सेइंग है, वो बोलते हैं कि द मोर द टफ इज द मोर द सिंपल इज, ऐसा एक सेइंग है। तो वो आप इसमें ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। विच कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम रोटेट्स एंड स्प्रे वाटर ओवर सर्कुलर एरिया। तो स्प्रिंकलर का आपसे बेसिक पूछ लिया कि कौन सा कंपोनेंट रोटेट करता है और कौन सा कंपोनेंट क्या होता है। तो राइजर होता है, यहाँ पे स्प्रिंकलर हेड लगाता है तो ये रोटेट होता है और यहाँ से वाटर आता है। तो कौन सा एक पार्ट है ये, तो स्प्रिंकलर हेड है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है स्प्रिंकलर हेड में। एक तो लो प्रेशर सिस्टम होता है, दूसरा इसमें राइजर्स कितना होता है, मेन लाइन क्या होती है, लेटरल लाइन क्या होती है, कितनी स्पेसिंग होती है, साथ में स्प्रिंकलर इरिगेशन में कितने टाइप्स होते हैं, परफोरेट होता है, कितना विड्थ ये कवर करता है। ये सारी चीज़ आपको देखना है और कंप्रेहेंसिव स्टडी करना है, इससे यही लर्निंग है। विच साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल यूजुअली मूव थ्रू सॉल्टेशन इन विंड इरोजन। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं।
सेम 84 भी रिपीट है, 85, 86, 88, 89, 90। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं तो हम 92 की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर 120 मीटर लॉन्ग, वाटर इज फ्लोइंग एट दिस वेलोसिटी एंड वैल्यू ऑफ एफ इज दिस। तो हेड लॉस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, सबको पता होगा क्योंकि जिसे भी प्रैक्टिस किया होगा उसको हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पता ही होगा। अब ये आपके मन में ये जब फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस क्यों होता है, जब भी जाके आप इरिगेशन के जितने भी जो सिस्टम है वो डिजाइन कर पाएंगे। वरना क्या है कि मैं रट लूंगा तो रटने से कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि अगली बार वो पूछ लेगा कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अगर इतना हो तो उसको मैं नेग्लेक्ट क्यों किया, फिर आप क्या करेंगे। तो इससे लर्निंग यही है कि फॉर्मूले के साथ मैं पूछ लूं कि इसका डेरिवेशन मत करो आप, बट उसका एक पीछे का बैकग्राउंड आप देख लो ताकि नॉलेज अच्छा बढ़ रहे। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 4 × 0.005, लेंथ इज 120, वेलोसिटी इज 1.8, 2 × g 9.81 और d कितना है 0.075। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.28 मीटर। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वी नॉच इज अबाउट, तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो पता है वरना नहीं पता है। तो आप जब ओपन चैनल पढ़ते हैं तो उसमें वियर्स पढ़ते हैं, तो वियर में एक रेक्टेंगुलर पढ़ते हैं, फिर दूसरा आप ट्रेपेजोइडल पढ़ते हो और दूसरा आप ट्रायंगुलर पढ़ते हो। तो ट्रायंगुलर में जो फॉर्मूला होता है 0.0138 h⁵ 184 LH⁵ 0.018 186 184 h⁵ 0.0138 डायरेक्ट आपसे पूछ लिया। तो अब इसमें आप क्या याद रखोगे कि मैंने हेड कितने में रखा, हेड कौन सी यूनिट है हेड की, और डिस्चार्ज की क्या यूनिट आई। और दूसरा सवाल मुझे ये आना चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट आए, ये कोफिशिएंट आए कैसे। तो ये आपका टास्क है, आप करेंगे जब पढ़ेंगे तो। द नेटिंग डैम इज, अब नेटिंग डैम क्या है, अब जिसने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो मेजर्स पढ़े होंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि फैक्ट याद कर लेते हैं, बट फैक्ट के साथ कंसेप्चुअल इसने दे दिया इसमें। तो नेटिंग डैम में हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में नेटिंग डैम पढ़ते हैं, ब्रशवुड डैम पढ़ते हैं, लॉक डैम पढ़ते हैं, चेक डैम पढ़ते हैं, बहुत सारे डैम पढ़ते हैं। तो नेटिंग डैम क्या है, एक सेमी परमानेंट डैम है। द रेशियो ऑफ क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन एंड डिफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड। तो पूछ रहा है कि क्रॉप का इवोपोट्रांसपिरेशन EC टू E डिफरेंस क्या बोलेंगे इसको। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप कोफिशिएंट। दूसरा इसमें आपको क्या याद रखना है कि क्रॉप कोफिशिएंट की रेंज कितनी होती है, ये कब किस सीजन में मैक्सिमम होता है, और अगर उसी सीजन में मैक्सिमम होता है तो क्यों होता है। तो इसका मैं बता देता हूँ कि ऐसा ग्राफ आता है केसी का ग्रोथ ऑफ स्टेज के साथ। तो ये मिड सीजन में मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू 0.5 से 1.3 होती है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और आप भी जब कर रहे हो जब होनी चाहिए। तो क्या आएगा, क्रॉप कोफिशिएंट। द लीकेज फैक्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, अगली बार ही मैंने आपको पिछली बार जो क्वेश्चन कराया था कि जब देख लो स्पेसिफिक किसकी डेफिनेशन है, लीकेज फैक्टर किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये सेमी कन्फाइंड एक्वीफर की प्रॉपर्टी है। और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर किसके बीच में होता है, कन्फाइंड एक्वीफर किसके बीच में होता है, अनकन्फाइंड किसके बीच में होता है, आर्टिशन को क्या बोलते हैं और नॉन आर्टिशन को क्या बोलते हैं। फिर आर्टिशन में भी दो तरह के होते हैं, आर्टिशन फ्लोइंग आर्टिशन वेल, नॉन फ्लोइंग आर्टिशन वेल, ये भी सब देखने हैं। देखो अब सर्वेइंग लेवलिंग का फिर से क्वेश्चन आया, वो आपसे बैक साइड नहीं पूछ रहा है, वो आपसे फोर्थ साइड भी नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप रिड्यूस लेवल बताओ। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये वाला टॉपिक है, तो हम क्या करते हैं, फोर्थ साइड हमेशा प्लस करते हैं और बैक साइड हमेशा नेगेटिव माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा रिड्यूस लेवल हो जाएगा 100 प्लस 1.215 माइनस 1.870। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 99.345 आएगा। अब अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि वाई वी आर एडिंग हियर एंड वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग हियर। तो अगर आप एडिंग और नेगेटिव वाला कंसेप्ट सीख गए तो आप बैक साइड का मतलब भी समझ जाओगे, फोर साइड का मतलब भी समझ जाएंगे। तो आप इसको इस क्वेश्चन से ये लर्निंग और देखना है ना, मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि बता दूंगा तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा ना आपका। द साइड स्लोप ऑफ कंटूर बर्न इन अ मीडियम टेक्सचर सॉइल, पूरा फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो पता है। तो कंटूर बर्न का जो साइड स्लोप होता है मीडियम टेक्सचर सॉइल में 1.5:1 होता है। अब साथ में आपको क्या देखना है, मीडियम टेक्सचर मतलब लूमी सॉइल, ओके। अब आपको देखना है कि सैंड में कितना होगा, क्ले में कितना होगा, ये सब आपको देखना है ना।